अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिल्ली वॉइस के खुसूसी बुलेटिन आलमी शब रोज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं अब्दुल वहाब। ख़बरों को तफसील से देखने से पहले पेश है अहम सुर्खियाँ। मणिपुर तशद्दुद मामले में सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई रिपोर्ट, काम आसान बनाने का हुक्म हुआ जारी। चीनी अफवाज ने लद्दाख में भारत की ज़मीन पर किया है कब्जा, राहुल गांधी का दावा। मोदी सरकार नाकाबिले बर्दाश्त, बीजेपी पर बरसे मल्लिकार्जुन खड़गे। गोवा में चर्च के सामने देवी की मूर्ति रखने पर तनाज़ा, 10 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। और इसराइल ने पिछले 8 महीनों में 41 फ़लस्तीनी बच्चों को किया शहीद। मणिपुर में तशद्दुद में राहत के लिए बनाई गई कमेटी ने आज अपनी 3 रिपोर्टें सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी हैं। इन रिपोर्टों में फसादज़दा रियासत के मुतासिरीन के मुआवजे की स्कीम को अपग्रेड करने की सिफारिश की गई है। ये 3 रुकनी पैनल साबिक़ जज गीता मित्तल की सरबराही में काम कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो 3 रुकनी पैनल के काम को आसान बनाने के लिए आइंदा जुमा को हुक्म जारी करेगी। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस जे.बी. पादरीवाला और मनोज मिश्रा पर मुश्तमिल बेंच ने कहा कि तीनों रिपोर्ट्स की कॉपी तमाम मुतल्लिका वकला को दी जाए और वकील वृंद्रा गोवर को हिदायत दी कि वो पैनल के लिए तजावीज़ जमा करें। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि जस्टिस मित्तल की ज़ेर क़यादत कमेटी की तरफ से पेश की गई रिपोर्टों से पता चलता है कि ज़रूरी दस्तावेज़ात को दोबारा जारी करने और मणिपुर मुतासिरीन मुआवजा स्कीम को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच बढ़ते हुए तशद्दुद से मुताल्लिक़ तकरीबन 10 दरख्वास्तों की समाअत कर रहा है, जिनमें मुकदमात के अदालत की ज़ेर निगरानी में तहक़ीक़ात के अलावा राहत और बहाली के इक़दामात भी शामिल है। 3 मई को रियासत में पहली बार नस्ली तशद्दुद शुरू होने के बाद से अब तक 160 से ज़्यादा अफराद हलाक और कई सौ ज़ख्मी भी हुए हैं। मणिपुर तशद्दुद के मुतासिरीन की राहत और बाज़ आबादकारी की निगरानी सुप्रीम कोर्ट के 3 साबिक़ जज कर रहे हैं और ये पैनल रास्त तौर पर अदालत उस्मा को जवाबदेह है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी का दावा है कि चीन ने लद्दाख में मौजूद भारत की चरागाह अपने कब्ज़े में ले ली है। इत्तलात के मुताबिक लद्दाख में नामा निगारों से बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत दावा कर रही है कि भारत की 1 इंच ज़मीन भी चीन ने नहीं ली है, लेकिन हक़ाइक़ इसके बरक्स है। उन्होंने बताया कि मकामी लोग दावा कर रहे हैं कि भारतीय इलाके में चीनी फ़ौजियों ने मदाखलत करते हुए चरागाह को अपने कब्ज़े में लिया है। राहुल गांधी के मुताबिक मरकज़ी हुकूमत की जानिब से चीन के हवाले से किए जा रहे सभी दावे हकीकत से कोसों दूर हैं। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने उड़ान स्कीम से मुताल्लिक़ सीएजी की रिपोर्ट पर मरकज़ की बीजेपी हुकूमत को तनक़ीद का निशाना बनाया है। कांग्रेस लीडर ने कहा कि बीजेपी हुकूमत का चप्पल पहनकर फ़ज़ा में सफ़र करने का वादा भी दूसरे वादों की तरह हवा में उड़ गया है, क्योंकि ये स्कीम 93% रूट्स पर कामिल नहीं करती। कैग रिपोर्ट इस महीने के शुरू में पार्लियामेंट में पेश की गई है। कांग्रेसी सदर ने कहा कि उड़ान स्कीम के तहत एयरलाइंस का कोई आज़ाद ऑडिट भी नहीं हुआ है। मशहूर हेलीकॉप्टर्स खिदमात भी ठप हैं, सिर्फ झूठ और बयानबाजी चल रही है। हिंदुस्तान अब ऐसी नाअहल हुकूमत को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। गोवा पुलिस ने एक चर्च के सामने मूर्ति रखने के इल्ज़ाम में 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। यह वाक़या जनूबी गोवा के सांकुले में पेश आया था। वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वीडियो में मूर्ति पकड़े हुए लोग मकामी लोगों को वरगला रहे हैं और देवी का आशीर्वाद लेने की दरख्वास्त करते नजर आ रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद इलाके के लोगों ने पुलिस को वाक़े की इत्तला दी, जिसके नतीजे में इलाके में पुलिस की नफरी तैनात कर दी गई है। इस मामले में गोवा पुलिस ने 10 मुलजिमान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मिल्लत और कौम के नौजवानों के मुस्तकबिल को लेकर अमली तगोदौ करने वाली हमजा शख्सियत गुलजार आज़मी का इंतकाल जमीयत उलमा हिंद और मिल्लत का अजीम खसारा है। इन ख्यालात का इजहार जमीयत के सदर मौलाना अरशद मदनी ने किया। जमीयत की जानिब से जारी करदा ताज़ियती पैगाम में गुलजार आज़मी की खिदमत का एतराफ़ किया गया और उनके हक़ में दुआए मग़फ़िरत भी की गई। जमीयत के सदर मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि गुलजार आज़मी इंतहाई कम उम्री में मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी और जमीयत उलमा हिंद से वाबस्ता हुए और अपनी पूरी ज़िंदगी मुल्क व मिल्लत की खिदमत में सर्फ कर दी। गुलजार आज़मी की खिदमत तकरीबन 65 साल पर मुहित है। इस दरमियान उनकी ज़िंदगी में कई नशेब व फराज रहनुमा हुए, मगर उनके पाए इस्तिक़ामत में ज़र्रा बराबर भी लग़ज़िश नहीं आई। सदाक़त, हक़ कोई, हक़ शनासी और बेबाकी उनका तुर्रा इम्तियाज़ था। वालिम नहीं थे, लेकिन आलिमों की सोहबत ने उनका मिजाज आलिमाना बना दिया था और इसी वजह से लोग उन्हें मौलाना से खिताब करते थे। और नाज़रीन, अब कुछ आलमी शब रोज़ की झलकियाँ। आज 21 अगस्त को आलमी सतह पर यौम मस्जिद के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की तजवीज़ ईरान ने पेश की थी, जिसे OIC ने कबूल किया था। इसका तारीख़ी पस मंज़र इस तरह बताया जाता है कि 21 अगस्त 1969 को मस्जिद अक़सा को नज़र आतिश करने की कोशिश की गई थी। सेहूनियों की इस नापाक हरकत की मज़म्मत में इस रोज़ हर साल आलमी यौम मस्जिद का उन्वान दिया गया।
ایرانی انقلاب اسلامی کے رہنما آیت اللہ خامنہ ای نے عالمی یوم مسجد کی اہمیت کے بارے میں تاکید کی اور اس دن کو ایک انقلابی دن سے تعبیر کیا۔ آیت اللہ خامنہ ای کے مطابق یہ مسجد اقصی کو جلائے جانے کا دن اور صہیونی دشمن سے مقابلے کا دن ہے۔ ایران پریس کے مطابق آج مسجد اقصی میں مسلمانوں اور خصوصاً نوجوانوں کی بڑی تعداد موجود رہی۔ وہ نماز پڑھنے کے علاوہ دعا اور تلاوت کلام سے دن مناتے ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ صہیونی حکومت پر الزام ہے کہ وہ مسجد اقصی کی شکل بگاڑ کر اسے صہیونی شکل دینے کی مذموم کوشش کر رہی ہے۔ روس اور یوکرائن کی جنگ کے بادل ماسکو پر بھی منڈلا رہے ہیں۔ روسی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ ماسکو کی فضائی حدود میں 21 اگست کو صبح میں ایک ڈرون حملہ اور طیارے کو مار گرایا گیا ہے۔ یہ ڈرون حملہ صبح 7 بجے کے قریب پیش آیا۔ روسی وزارت دفاع کے مطابق ماسکو کے الیکٹرانک جیمنگ سسٹم کی مدد سے ڈرون حملے کو ناکام کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ڈرون طیارے کا رخ بدل گیا اور وہ ماسکو کے نواحی علاقے پروسکرو میں جا گرا۔ رپورٹ کے مطابق روس نے کہا ہے کہ یوکرائن کے روس کے مختلف علاقوں میں ڈرون حملوں سے 5 روسی شہری زخمی ہوئے ہیں اور اس سے ماسکو ایئرپورٹ کی پروازوں میں بھی خلل ہوا ہے، جبکہ 50 ہوائی جہازوں کو دوسرے ہوائی اڈوں کی طرف بھیج دیا گیا ہے۔ 2 دن قبل سنیچر کو روس کی وزارت دفاع نے اعلان کیا تھا کہ بلگراڈ میں یوکرائن کے 12 ڈرون طیارے مار گرائے گئے ہیں۔ فلسطین میں صہیونی حکومت کے خلاف مزاحمت کرنے والے نہتے نوجوانوں کو شہید کرنا اسرائیلی حکومت کے معمولات کا حصہ ہے، لیکن پچھلے 8 مہینوں میں اسرائیل کی قابض فوج نے 40 سے زائد معصوم بچوں کو شہید کر دیا ہے۔ یہ انکشاف DDCI یعنی ڈیفنس فار چلڈرن انٹرنیشنل فلسطین کے جمع کردہ دستاویزات کی بنیاد پر کیا گیا ہے۔ DCIP کے مطابق سال 2023 کے آغاز سے اب تک اسرائیلی قابض افواج اور آباد کاروں کے ہاتھوں کم از کم 41 فلسطینی بچے شہید ہو چکے ہیں۔ DCIP کے مطابق سال 2023 کے آغاز سے اب تک اسرائیلی قابض افواج اور آباد کاروں کے ہاتھوں کم از کم 41 فلسطینی بچے شہید ہو چکے ہیں۔ بین الاقوامی قوانین کے مطابق جان بوجھ کر جان لیوا طاقت صرف ان حالات میں جائز ہے جہاں زندگی یا سنگین چوٹ کا براہ راست خطرہ ہو۔ DCIP کی جانب سے باقاعدگی سے جمع کی جانے والی تحقیقات اور شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ اسرائیلی فورسز فلسطینی بچوں کے خلاف ایسے حالات میں مہلک طاقت کا استعمال کرتی ہے جو دانستہ قتل کے مترادف ہو سکتے ہیں۔ گزشتہ سال 2022 میں اسرائیلی افواج اور آباد کاروں کے ہاتھوں 53 فلسطینی بچے ہلاک ہوئے تھے۔ اقوام متحدہ کے دفتر برائے انسانی امور یعنی UNOCHA کے مطابق اسرائیلی افواج نے سال 2023 کے آغاز سے اب تک 166 فلسطینی بچوں کو شہید کیا ہے۔ افغانستان کی طالبان حکومت مسلسل ترقی کر رہی ہے۔ طالبان نے اب کابل شہر کے شمال میں ایک نئے کابل شہر پروجیکٹ کا باضابطہ آغاز کر دیا ہے۔ یہ پروجیکٹ ہاؤسنگ اور شہری ترقیاتی وزارت اور تعمیراتی کمپنی خاور کے درمیان ایک معاہدے کے بعد شروع کیا گیا ہے۔ کابل کا نیا شہر موجودہ شہر کے شمال میں واقع ہے جو 1,85,000 ایکڑ رقبے پر ہوگا اور یہ موجودہ شہر کابل سے تقریباً 1.5 گنا بڑا رہے گا۔ افغانستان کے حکام کا کہنا ہے کہ نیو کابل سٹی پروجیکٹ کو 15 سال میں 2 مرحلوں میں مکمل کیا جائے گا۔ پہلے مرحلے میں 10 لاکھ افراد کے لیے 2,50,000 گھر تعمیر کیے جائیں گے، جن میں تجارتی، زرعی اور تفریحی علاقے شامل ہوں گے۔ اس پروجیکٹ کے ذریعے ہزاروں بے روزگار افراد کو روزگار فراہم کیا جا رہا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ملی وائس کی بھارت اور دنیا سے مختصر لیکن ملی نقطہ نظر سے اہم ترین خبریں۔ اگر آپ کو خبریں پسند آئے تو انہیں شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اب عبدالوہاب اور ملی وائس ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔